यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, हम देख रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पिछले 2 सेशन में सेल के बारे में हमने कुछ डिटेल्स देखे थे दोस्तों, और आज हम उसी सीरीज़ का तीसरा सेशन ले रहे हैं। तो अब तक हमने एनसीईआरटी सीरीज़ के 2 सेशन ले चुके हैं। जिस किसी ने भी अब तक वो 2 सेशन नहीं देखे, जाकर 2 सेशन देखिएगा। उसके बाद आप इस सेशन को देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। हमने देखा था कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, और सेल मेम्ब्रेन को हमने डिटेल में देखा था और सेल वॉल को भी हमने देख लिया था। अब आज बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है न्यूक्लियस। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है देखिएगा, केंद्रक जिसे हम कहते हैं, केंद्र या फिर केंद्रक जिसे हम कहते हैं। तो न्यूक्लियस इज़ अ प्रोमिनेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल विच इज़ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। यानी कि आप अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो आपको सेंटर का जो पार्ट नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है गोल वाला, गोल आकार का, तो ये जो है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको आपके प्लांट सेल में भी मिलेगा और आपके एनिमल सेल में भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो देखिए न्यूक्लियस का काम क्या है, ये एक मेन अंग है, उसका मेन प्रमुख अंग है किसका, सेल का। न्यूक्लियस एक प्रमुख अंग है सेल का, कोशिका का, जो कि कंट्रोल करता है सेल के सारे फंक्शंस को। कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो सारे की सारे कंट्रोल करता है आपका सेल। तो इसे हम कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, कंट्रोल सेंटर भी हम इसे कहते हैं। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी एक आउटर कवरिंग होती है। जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन था, ये वाली जो आउटर कवरिंग थी दोस्तों, तो इसी तरह से न्यूक्लियस की भी एक आउटर कवरिंग होती है जो कि साइटोप्लाज्म से आपके न्यूक्लियस को अलग करती है। तो ये जो कवरिंग होती है दोस्तों, ये इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो थी सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को कवर कर रही थी, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को कवर कर रही है। इसे हम और दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये बायलेयर होती है, 2 लेयर से बनी होती है, और इसके बीच में आपको छोटे छोटे यहाँ से इस तरह से आपको, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको पोर्स नज़र आएंगे दोस्तों इस मेम्ब्रेन के अंदर। ये पोर्स से ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी इंटरनल जो मटेरियल होता है उसके अंदर का, वो सेल के अंदर बाहर होता है। तो ये जो होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की, न्यूक्लियस का फंक्शंस क्या है, देखिए अ न्यूक्लियस हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट कवर्स इट ऑल अराउंड। जैसे कि हमने अभी कहा, देयर आर पोर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि ये भी हमने अभी कहा कि दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। देयर आर क्रोमोसोम। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है दोस्तों, इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। देयर आर क्रोमोसोम्स, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर होता है। केंद्रक में गुणसूत्र, छड़ के आकार की संरचनाएं मौजूद होती हैं जिनमें आनुवांशिक जानकारी होती है। तो ये है, इसलिए ये न्यूक्लियस जो है अलग होता है साइटोप्लाज्म से सेल के अंदर। अब क्रोमोसोम्स कंटेन्स टाइप्स ऑफ थिंग्स। द क्रोमोसोम कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी कि गुणसूत्रों में 2 प्रकार की चीज़ें होती है। क्या होती है, अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा इस डायग्राम के अंदर, ये जो है आपका, ये है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस की जो है ये आपके मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिएगा, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये है बायलेयर, इसे हम कहेंगे बायलेयर या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप भी हम इसे कहते हैं। और ये जो छोटा सा न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहा है आपको, ये उसके अंदर के सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको इन आउट करने के लिए, न्यूक्लियस से बाहर ले जाने के लिए और न्यूक्लियस के अंदर लाने के लिए ये जो छोटे पोर्स है
ये वहाँ पर कार्य करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर दो टाइप की चीज़ें होती है दोस्तों। क्रोमोसोम्स क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और इसके अंदर दो टाइप की चीज़ें होती है। वो क्या है, तो पहला है आपका डीएनए, पहला है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल। तो ये क्या कर रहा है, डीएनए क्या कर रहा है, ये नई कोशिकाओं को व्यवस्थित और निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। कौन, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है आपका डीएनए, दूसरा है आपका प्रोटीन। तो डीएनए जो होता है ये जिम्मेदार होता है कोशिकाओं को ऑर्गेनाइज करने के लिए। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल, और नए सेल, नई कोशिका बनाने के लिए। उसके बाद क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है, दिस हेल्प्स इन द पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, यानी कि ये डीएनए के पैकेजिंग और संघनन में मदद करते हैं। और ये जो इसके अंदर जो मटेरियल आपको दिख रहा है दोस्तों, जो एक धागे नुमा जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, तो ये होता है एक टाइप का फाइबर, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, सोलेनाइड क्रोमैटिन फाइबर। तो इस फाइबर के ज़रिए, इस क्रोमैटिन फाइबर के ज़रिए डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है दोस्तों, ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक और क्या पार्ट होता है उसका, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो पार्ट आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अब न्यूक्लियोलस का भी कुछ काम है। तो न्यूक्लियोलस का क्या काम है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। इसे न्यूक्लियस का मस्तिष्क भी कहा जाता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में फ़र्क देखिएगा, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो है उसे हम न्यूक्लियस का ब्रेन भी कहते हैं, उसे हम केंद्रक का मस्तिष्क भी कहते हैं। इट कंप्राइजेस 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है इसका 25% हिस्सा, इसका 25% हिस्से में आपको न्यूक्लियोलस नज़र आएगा दोस्तों। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि देखिएगा इसमें प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके न्यूक्लियस में राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है दोस्तों, प्रोटीन कहाँ बनता है आपका, प्रोटीन बनता है आपका राइबोसोम में। और राइबोसोम को कौन बनाता है, राइबोसोम के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, वो करता है आपका न्यूक्लियोलस। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के निर्माण में मदद करता है, जो कोशिका के अंदर प्रोटीन के निर्माण में मदद करती है। राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, और राइबोसोम को कौन बना रहा है, न्यूक्लियोलस बना रहा है आपका। तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद न्यूक्लियोइड क्या है दोस्तों, देखिए आपके जो सेल होते हैं ना, जो कोशिका होती है ना, ये दो टाइप के होते हैं। हमने पहले भी देखा था, एक होता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा होता है सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब जो एक कोशिका होती है, जो एक सिंगल सेल से, यूनि मतलब सिंगल, तो सिंगल सेल से जो बना है वो है आपका यूनिसेल्यूलर। और जो मल्टी सेल्यूलर है, एक से ज़्यादा जहाँ पर सेल जुड़ जाते हैं, तो वो जो बॉडी कहलाती है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाती है। तब न्यूक्लियाइड जो होता है दोस्तों, ये होता है यूनिसेल्यूलर के अंदर, जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उस सेल को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म आपके दो टाइप के हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। इसी तरह से सेल आपके दो टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखिए न्यूक्लियोइड हम देख रहे थे यहाँ पर, समटाइम्स सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बिकॉज दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच अ न्यूक्लियस विथ नो डिफिनाइट न्यूक्लियर बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। यानी कि समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यूक्लियोइड हम किसे कहेंगे। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि ये जो है ये न्यूक्लियस है, सेल है, ये पूरा का पूरा सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को क्या है दोस्तों, उसको
कवर किसने किया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप ने। तो ये होता है आपका यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जो मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर ये सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, आपका जो सिंपल अगर आप उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे, तो बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो आपको जेनेटिक मटेरियल नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर्स के जैसा, तो ये जो नज़र आ रहा है ये होता है आपका न्यूक्लियोइड। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल होती है या फिर जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, ये एब्सेंट होता है वहाँ पर। तो देखिए एक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल जो कि सिंगल सेल है, और वहाँ पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है या फिर क्रोमैटिन फाइबर जो है वहाँ पर, तो इसके आसपास में आपको कोई लेयर नज़र नहीं आएगी, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। और यहाँ पर एक लेयर के अंदर, एक उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, वो झिल्ली के अंदर वो न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस जो है वो पूरा पैक है, तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है दोस्तों? देखिए यहाँ पर वही कहा गया है कि व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल, ऑर्गेनिजम्स हुज सेल डू नॉट हैव अ डिफिनाइट सेल मेम्ब्रेन और कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि वे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक निश्चित कोशिका झिल्ली नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। इसके अलावा वे जीव जिनकी कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट परमाणु झिल्ली होती है, यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? ऐसे सेल जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगी तो न्यूक्लियस भी एब्सेंट रहेगा, वहाँ पर सिर्फ आपको ओपन दिखेगा वहाँ उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, तो उसे हम कहेंगे सिंगल सेल। ये ज़्यादातर सिंगल सेल में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा, जहाँ पर जिसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जहाँ पर आपको न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस जेनेटिक मटेरियल के आसपास में आपको नज़र आएगी। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है देखिएगा। डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं अगर, तो डिफिनेशन में देखिएगा इसके क्या होता है। एक है आपका यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, एनी सेल दैट कंटेन्स क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस और उसकी मेम्ब्रेन आपको नज़र आएगी, तो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। इसके अगर उलट अगर हम देखेंगे तो एनी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, तो जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस वहाँ पर आपको प्रेजेंट नज़र आएगा, तो वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में आपके एनिमल्स आते हैं, जानवर, प्लांट्स यानी कि आपके पेड़ पौधे, फंगी एंड प्रोटिस, और बैक्टीरिया और आर्की जो होते हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। इसी तरह से अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और यह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी वो एब्सेंट होती है। सेल का साइज़ अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यूकैरियोटिक सेल का साइज़ जो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, लेकिन आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो वो तकरीबन 5 माइक्रोमीटर तक होता है। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हाईली रेगुलेटेड विथ सेलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंसेस, यानी कि हाईली रेगुलेटेड होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करते हैं तो रेप्लिकेट्स इंटायर जीनोम एट वंस, तो यानी कि किसी भी तरह से जो जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमैटिन फाइबर है वो आप अगर किसी धागे को लेके और धागे को लेके कोई आप धागे को लेकर आप ऐसे गोला मोला कर देते हैं तो उसको, तो वो होता है न्यूक्लियोइड। उस तरह से वहाँ पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है। लेकिन आप अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो वह एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक तरीके से
प्रॉपर तरीके से वहाँ पर वो अपने आप को लपेटा हुआ होता है। और क्रोमोसोम्स की अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म टाइप देखिए, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये यूनिसेल्यूलर के अंदर पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम मोर देन 1 होते हैं। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड्स। और लेकिन आप यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा आप सेल क्रोमोसोम वहाँ पर देख सकते हैं। राइबोसोम जो होता है दोस्तों, जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बड़े होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वो छोटे होते हैं। इसी तरह से ग्रोथ रेट या जनरेशन टाइम अगर बोलेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में स्लोअर होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में फास्टर होता है। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ऑर्गेनेल्स यानी कि अभी हम आगे देखेंगे, जैसे कि गोल्जी बॉडीज़ हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, या आपके वैक्यूल हो गए, तो ये आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो वहाँ पर स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। ऑल यूकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी एंड ऑल प्रोकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। तो दोनों के अंदर ये पाई जाती है। और सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगी। तो प्लांट्स और फंगी के अंदर आपको सिर्फ सेल वॉल नज़र आएंगी, और कॉम्प्लेक्स होती है प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। तो सेल वॉल जो होती है ये आपको बैक्टीरिया, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नज़र आती है। इसके बाद अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे तो दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्म जो होता है ये भी आपको दोनों के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था दोनों का डिफरेंस। चलिएगा अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। कोशिका द्रव्य जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पर आपको इस इमेज में नज़र आएगा, ये जो येलो वाला जो येलोइश पार्ट होता है दोस्तों, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे कि रेजिन, किशमिश के कवरिंग जो होती है, ऊपर का आप अगर छिलका निकाल कर देखेंगे तो वहाँ पर जो जेली लाइक जो सब्सटेंस आपको या तरल पदार्थ जो आपको नज़र आता है, तो उस तरह से होता है आपका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इन इट विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी कि प्लाज्मा झिल्ली में एक तरल पदार्थ जैसा पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये येलोइश जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेल्स दैट कैन परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन ऑफ द सेल। यानी कि साइटोप्लाज्म में कई अंग होते हैं जो कोशिका के अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे कि क्या क्या है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको गोल्जी बॉडीज़ भी नज़र आएंगे, गोल्जी अपैरेटस जिसे हम कहते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको रफ और स्मूथ दोनों नज़र आएंगे, यहाँ पर वैक्यूल जो होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स आपको साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। अब साइटोप्लाज्म की अगर फंक्शन की हम बात करेंगे तो देखिए, इट सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स द सेल ऑर्गेनल्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये कोशिकांगों और अणुओं को सहारा देता है और निलंबित करता है। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वहाँ पर, जो सेल के अंदर जो पार्ट्स आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, या फिर गोल्जी अपैरेटस है, तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसे ये सपोर्ट करता है, उसे होल्ड करके रखता है, वहाँ पर उसे पकड़ के रखता है साइटोप्लाज्म। द सेल्यूलर प्रोसेस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म सच एज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि कोशिका द्रव्य में कोशिकीय प्रक्रिया होती है, जैसे प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, वो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल सच एज हार्मोन्स। ये कोशिका में हार्मोन जैसे पदार्थों की आवाजाही की अनुमति देता है। इट डिज़ोल्व सेल्यूलर वेस्ट, और सेल्यूलर जो वेस्ट होता है उसे ये उस अपशिष्टों को घोलता है, वहाँ पर डिज़ोल्व कर देता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। इसके आगे बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं
हम वो देखेंगे। हम बहुत ही आराम से चल रहे हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो और आपको सारी की सारे आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इसके ऊपर हम MCQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लेकर आने वाले हैं दोस्तों जल्दी। तो जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है, हमारा फिनिश होता है, हम प्रैक्टिस भी इसके ऊपर करेंगे। तो NCERT के हम सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और उसके बाद फिर हम PYQs भी देखेंगे। तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है वो है सीटेड साइंस बाय स्टडी साइंस इस नाम से। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।